नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि एसएससी सीजीएल 2025 की जो टायर 1 की परीक्षा थी उसको अब पोस्टपोन कर दिया गया है और अब जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कब किया गया है, सितंबर फर्स्ट वीक के अंदर। ठीक है, अभी जो है एग्जैक्ट डेट जो है मेंशन नहीं की गई है, सिर्फ इतना ही बताया गया सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मान के चलिएगा अभी आपके पास 20 डेज़ लेफ्ट है। ठीक है, तो 20 डेज़ लेफ्ट है। मेरा यही अंतिम 20 दिनों में आपसे ये सजेशन है कि ये जो 36 शिफ्टों की जो हम यहाँ पे PYQ सीरीज़ कर रहे हैं ना, CGL 2024 की, इन 30 शिफ्टों को जो है आप अच्छे से देख कर जाएं, क्योंकि जो है आपकी तैयारी हो चुकी है। फॉर एग्जांपल ये मान के चलिएगा 13 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा था, अब जो है 20 दिन आगे बढ़ा दिया गया। तो आपने GK GS की जितनी तैयारी करनी थी ना वो आप कर चुके हो, बस आप रिवीजन के हिसाब से इस PYQ सीरीज को अटैम्प्ट करिएगा। डेफिनेटली जो है आपको आपके 1 सितंबर से जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है उसके अंदर जो है काफ़ी अच्छा चेंज जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो सीरीज को जो है अंत तक जरूर देखिएगा, और कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी या सजेशन है इस वीडियो सीरीज के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो आप सभी जानते हैं दो प्रकार की नदियां होती है, एक पूर्व की तरफ बहती है। पूर्व की नदियां कहाँ पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और जो पश्चिम की ओर की नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती है। तो माही और साबरमती जो नदी है ये पश्चिम की ओर बहती हैं और किस सागर में गिरती हैं? अरब सागर में जाकर ये गिरती है। बाकी ये गोदावरी नदी होगी, गंगा, यमुना और कृष्णा कावेरी, ये तीनों ही पूर्व की तरफ जो है नदी बहती है और जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा यमुना के बारे में तो आप सभी जानते भी होंगे, गंगा जो है उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, और यमुना जो है उत्तराखंड के यमुनोत्री से जो है ग्लेशियर से निकलती है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है या फिर वृद्ध गंगा भी जो है इसको बोला जाता है। आइए व्याख्या में देख लेते हैं एक एक नदियों के बारे में क्या कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो व्याख्या में कहा गया भारत की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, लेकिन कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती है। माही और साबरमती जो नदी है ये दोनों ही जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं और अरब सागर में जाकर गिरती है। अन्य विकल्पों की बात करूं तो यहाँ पे दिया गया है गोदावरी महानदी हो गया, गंगा और यमुना हो गया, और कृष्णा और कावेरी हो गया। ये सभी जो नदियां हैं ये पूर्व की ओर बहती हैं और जो बंगाल की खाड़ी है ना वहाँ पर जाकर जो है अपना जल गिरा देती हैं। ठीक है, तो ऐसे हम जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के बारे में, और इससे जो है आपको एक क्वेश्चन से जो है मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाती है। तो ये जो आइडिया है मेरा आइडिया है, और काफ़ी हद तक जो है ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि कहाँ से पूछा गया है? करंट अफेयर से पूछा गया है। ठीक है, करंट अफेयर में भाई मैं हर बार बता चुका हूँ 2 से 2.5 साल का करंट अफेयर अच्छे से कर लेना। एसएससी वाले बच्चे इतना ये मैक्सिमम पूछते हैं। ठीक है, तो 2023 की यहाँ पे बात की गई है। जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो केशव प्रसाद मौर्य थे। अभी करंट टाइम में जो है भाई अपडेट कर लेना, क्या यही हैं या फिर चेंज हो गए हैं या फिर उप मुख्यमंत्री है भी या फिर नहीं है। ठीक है, मुख्यमंत्री तो सबको पता है योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? पता कीजिए कि श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का क्यों हो जाता है। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना, श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड जब ये सूर्य के प्रकाश में आता है तो ये धूसर रंग का हो जाता है, यानी कि ब्राउन से जैसे रंग का जो है वो हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों हो जाता है ये बताना है। तो ये हो जाता है प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण जो है ये धूसर रंग का हो जाता है। व्याख्या दी गई है नीचे, आइए उसको देख लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड AgCl इसको बोलते हैं, एक सफ़ेद रंग का यौगिक होता है, लेकिन जब इसे सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह धूसर बैंगनी रंग में जो है बदलने लगता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 2012 ओलंपिक में खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? तो ये कमेंट सेक्शन का जो है कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर जो है बताएंगे। इसका जो है आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार जो है हाईलाइट भी जो है ये क्वेश्चन हो चुका है और वनडे एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो गीता फोगाट है, विनेश फोगाट है और
साक्षी मलिक हैं, ये सभी कौन सा खेल खेलती हैं? ये सभी जो है कुश्ती का खेल खेलती हैं, ठीक है, कुश्ती खेलती हैं। बबीता फोगाट, विनेश गित्ता, विनेश कुश्ती नहीं खेल, विनेश भी कुश्ती खेलती है, विनेश भी कुश्ती खेलती है, ठीक है, विनेश फोगाट भी जो है कुश्ती खेलती है, ठीक है। तो ये चारों महिलाएं जो हैं ये पहलवानी करती हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका जो है राइट ऑप्शन जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक है? तो प्रसिद्ध एक जो सितार वादक है वो रविशंकर हो जाएगा। पंडित जो रविशंकर हैं ये एक प्रसिद्ध सितार वादक है। आपको क्या याद रखना है, जो ये पंडित रविशंकर है ना, इनका संबंध किससे है या फिर ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये सितार वाद्य यंत्र बजाते हैं। एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन 1 नंबर का जरूर हर शिफ्ट में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है कि कौन सा जो व्यक्ति है वो कौन सा जो है वाद्य यंत्र बजाता है। एक वीडियो मैं इसके लिए ऊपर जरूर लेके आऊंगा। किसके ऊपर जरूर लेके आऊंगा? एक वीडियो में जरूर लेके आऊंगा किसके ऊपर? वाद्य यंत्र के ऊपर, ठीक है, वाद्य यंत्र। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे भाई कितने प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं और उन वाद्य यंत्रों से कौन कौन से प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया दूध वाला ताज़ा दूध में बहुत कम मात्रा में बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? जो दूध वाला होता है ना, हमारे सुबह सुबह दूध दे के जाता है, वो दूध के अंदर जो है बेकिंग सोडा मिलाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में जो है वो बेकिंग सोडा मिलाता है। तो वो ऐसा क्यों करता है? तो वो ऐसा इसलिए करता है ताज़े दूध का पीएच 6 से बढ़ाकर थोड़ा क्षारीय करने के लिए। आप सभी जानते हैं जो एक पैमाना होता है 0 से लेके 7 तक का और 7 से लेके 14 तक का। 14 वाला कौन सा होता है? बेसिक होता है, ठीक है। बेसिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं। और ये 7वां क्या होता है? 7वां जो है न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। उसके बाद 0 से 7 के बीच में क्या होता है? ये एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक होता है, यानी कि अम्लीय इसको बोला जाता है, ठीक है, अम्लीय। तो ये पैमाना होता है। और ये जो ताज़े दूध के अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाया जाता है वो इसीलिए मिलाया जाता है ताकि जो है हल्का सा बेसिक जो है क्षारीय दूध प्रकृति का रहे, ठीक है। ये चीज़ें जो है आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर, ये यहाँ पे डिटेल से दिया गया है, इसको भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? 7 में बोला गया है भाई भूरे समुद्री शैवाल, मैक्रो एल्गी और द्विपरमाणुक में कौन सा समुद्री कैरोटीनाइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये भाई क्या पूछा गया है? भूरे समुद्री शैवाल, मैक्रो एल्गी और द्विपरमाणुक में कौन सा समुद्री कैरोटीनाइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये एक समुद्री कैरोटीनाइड है जो एल्गी के अंदर पाया जाता है। तो किसके अंदर ये जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्यूकोजेनिथिन के अंदर जो है कैरोटीनाइड जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे दिया भी गया है फ्यूकोजेनिथिन एक प्रमुख कैरोटीनाइड है जो खास तौर पर निम्नलिखित में पाया जाता है। भूरे समुद्री शैवाल के अंदर ये पाया जाता है, मैक्रो एल्गी के अंदर पाया जाता है और डायटम के अंदर पाया जाता है। यही तीनों ऑप्शन दिए गए हैं। ये यहाँ पे देख लो, मैक्रो एल्गी दिया गया है, डायटम दिया गया है, ठीक है। इनके अंदर जो है ये जो कैरोटीनाइड प्रचुर है ना, प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है फ्यूकोजेनिथिन के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को किस रूप में जाना जाता है? ये राज्य की बात हो गई है, हम केंद्र की बात कर लेते हैं पहले। केंद्र स्तर पर उच्च सदन, तो उच्च सदन कौन सा होता है? उच्च सदन होता है केंद्र सतर के ऊपर राज्यसभा, जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद हमारा 80 के अंतर्गत आता है। निम्न सदन की बात करूं तो निम्न यानी कि निचला सतर, निम्न निम्न सदन की बात करूं तो निम्न वाला कौन सा हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। और लोकसभा हमें मिलेगा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत। ऐसे ही राज्य के ऊपर होता है, राज्य के अंदर हो जाएगा विधानसभा और निचला सदन कौन सा हो जाएगा? ये हो गया उच्च सदन और ये हो गया निचला सदन,
ठीक है, ये हो गया निचला सदन, ये स्टेट लेवल पर है। ठीक है, ये आप याद रखना। और स्टेट के अंदर विधान परिषद और सेंटर के अंदर राज्यसभा, इन दोनों को जो है भंग नहीं किया जा सकता। ये चीज़ जो है आप इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। और यहाँ पे लिखा भी गया है आर्टिकल 169 क्या कहता है, विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जा सकती है, अनुच्छेद 169 के तहत की जा सकती है। अनुच्छेद 170 क्या कहता है, विधानसभा का गठन करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 171 किसकी जो है देता है, विधान परिषद के सदस्य की रचना का जो है ये अनुच्छेद 171 हमें देता है। ठीक है, ये आप याद रखना। तीनों अनुच्छेद जो है इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। और 9 में बोला गया प्रत्येक राज्य का राज्यपाल गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में जो है झंडा फहराता है। तो राज्यपाल हो जाएगा राइट ऑप्शन। प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल है ना, गणतंत्र दिवस कौन सा है, 26 जनवरी। यहाँ पे 15 अगस्त की बात नहीं हो रही है, 26 जनवरी। ठीक है, ये आप याद रखना भाई, 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 15 अगस्त को क्या बनाते हैं, जो अभी आने वाला है नेक्स्ट फ्राइडे, यानी कि जो अब आने वाला है मंडे के ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे को क्या आएगा, 15 अगस्त आएगा, यानी कि स्वतंत्रता दिवस आएगा हमारा। इस दिन हमको आज़ादी मिली थी। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस। और गणतंत्र दिवस पे क्या हुआ था, हमारा संविधान जो है लागू हुआ था। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हो गया था। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन। और ये राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में समग्र चैंपियन था। तो ये जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा जो था ना, उड़ीसा राज्य, ये प्रथम जो जनजातीय खेल महोत्सव हुए थे, इसके अंदर जो है राज्य पुरुष और महिला दोनों कैटेगरियों में जो है पहले नंबर पर रहा था। आइए इस क्वेश्चन की जो है व्याख्या हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन जो है 9 से 12 जून 2023 के बीच भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद क्या रखना है, प्रथम जनजातीय जो खेल है ना, ये 2023 के बीच में आयोजित किए गए थे, भुवनेश्वर उड़ीसा के बीच में जो है ये स्थापित किए गए थे। ये चीज़ आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। उसके बाद जो है विजेता राज्य को आपको याद रखना है, उड़ीसा जो है ओवरऑल चैंपियन इसके अंदर रहा था। बस आपको ये याद रखना है, जो ये जनजातीय खेल महोत्सव था ना, इसका फर्स्ट एडिशन कहाँ पर आयोजित करवाया गया था, ओडिशा भुवनेश्वर के अंदर जो है आयोजित करवाया गया था। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों ऑप्शनों से जो है बार बार घुमा के जो है वनडे एग्जाम्स वाला एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर लेता है। चारों ऑप्शनों के बारे में डिटेल से जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। सिद्धू और कानू निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी विद्रोह के नेता होते थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, संताल विद्रोह। ठीक है, आइए इसके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह की डेट आपको याद रखनी है, 1831 से 1832 के बीच में जो है कोल विद्रोह चला था। और ये जो है छोटा नागपुर क्षेत्र यानी कि वर्तमान जो झारखंड है ना, वहाँ पर जो है ये कोल विद्रोह हुआ था। और इसके जो नेता थे, यानी कि नेतृत्व किसने किया था, बुधू भगत और जोआ भगत के द्वारा जो है इनका ये लीडरशिप की गई थी। और इस कारण क्या था, मतलब कोल विद्रोह के कारण क्या था, अंग्रेजों द्वारा जमींदारी व्यवस्था लागू करना और बाहरी लोगों को बसाना, ये कारण था कोल विद्रोह के उत्पन्न होने का। उसके बाद हम चलते हैं संथाल विद्रोह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1855-56 में जो है संथाल विद्रोह हुआ था। उसके बाद 1857 में क्या हुआ था, आप सभी जानते हैं। कहाँ पर हुआ था, तो ये जो है अब झारखंड के अंदर जो है हुआ था, यानी कि भागलपुर राजमहल की पहाड़ियों में जो है ये संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। इसकी लीडरशिप किसने की थी, यानी कि ये जो नेतृत्व किया था संथाल विद्रोह का, ये सिद्धू कानू चांद भैरव के द्वारा जो है ये नेतृत्व किया गया था। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन में भी यही पूछा गया। और इसका मुख्य कारण क्या था इस विद्रोह के होने का, महाजन जमींदार और अंग्रेज द्वारा आर्थिक शोषण किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह भी पूछ लिया जाता है भाई। मुंडा विद्रोह जो है 1899 से 1900 के बीच में ये हुआ था। और ये भी रांची और आसपास का इलाका यानी कि वर्तमान झारखंड में जो है ये जनजातीय विद्रोह हुआ था। नेता इसके बिरसा मुंडा थे, जिन्होंने जो है नेतृत्व किया था। और मुख्य कारण क्या था, ईसाई मिशनरियों और जमींदारों का शोषण हुआ था, आदिवासी परंपराओं का दमन हुआ था। ठीक है, इसलिए मुंडा विद्रोह हुआ था।
अंत में लास्ट देख लेते हैं, मोपला विद्रोह आप सभी को पता है 1921 में केरल के अंदर ये हुआ था। यहाँ पे वर्ष 1921 दिया गया है और स्थान मालाबार के क्षेत्र केरल में जो है ये हुआ था। नेता भी एक बार आप नज़र मार लेना, अली मुस्लियार, वरिया कुमनाथ और कुंजू अहमद आजी के द्वारा जो है ये लीडरशिप इनकी की गई थी। चारों जो ये विद्रोह हुए थे ये जो है 1857 की क्रांति से पहले के विद्रोह थे। इन सभी को आपको याद रखना बेहद जरूरी है। चारों से जो है क्वेश्चन हर बार जो है कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर, और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, संसद ने अगस्त 2021 में आवश्यक रक्षा सेवा विधायक 2021 पारित किया। इसे पारित करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य था? तो संसद ने जो है अगस्त 2021 में आवश्यक रक्षा सेवा विधायक जो है, आवश्यक यानी कि इम्पोर्टेंट जो रक्षा होती है वो विधेयक जो है 2021 पारित किया था। इसके पीछे जो है क्या उद्देश्य था? तो इसके पीछे उद्देश्य क्या था? तो ये उद्देश्य था आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में हड़ताल, तालबंदी और छंटनी पर रोक लगाना, ठीक है। ये चीज़ों पर जो है उद्देश्य, इस उद्देश्य के लिए जो है आवश्यक रक्षा सेवा जो है विधायक 2021 पारित किया गया था, ठीक है। ये संसद विधेयक जितने भी पारित किए गए थे ना, ये 2023-24 में जितने भी विधेयक पास किए गए इनको देख लेना भाई, 1 नंबर यहाँ से क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1900 पे कहाँ गए, 1784। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था ना, कहाँ गया ये रहा, पिट्स इंडिया एक्ट यानी कि अधिनियम 1784 के तहत जो है भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है। बाकी ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये भी आप याद रखना, 4 चार्टर अधिनियम आए थे, ठीक है। 4 चार्टर एक्ट आए थे। पहला कौन सा आया था? 1793 में आया था पहला आया था 1793 में, दूसरा आया था 1813 में, तीसरा आया था 1833 में और चौथा आया था 1853 में, ठीक है। 1853 में आए थे। ये 20-20 साल के बाद जो है चार्टर अधिनियम आए थे। चारों की डेट आपको याद होना चाहिए, बार बार मल्टीपल एग्जाम्स में जो है ये पूछी जाती रही है। और 1853 का जो चार्टर अधिनियम आया था आप सभी जानते हैं डलहौजी के समय में आया था, और जो है इस समय महत्वपूर्ण कार्य यही था, भारत के अंदर पहली जो है रेलगाड़ी चलाई गई थी और इनका जो कार्यकाल था वो 1848 से 56 के बीच में ये रहा था कार्यकाल, ठीक है। और हड़प की नीति जिसको बोलते हैं ना, वो डलहौजी के समय में ही जो है चलाई गई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद रखना। व्याख्या दी गई है, क्या दी गई है व्याख्या? आइए इसको एक बार देख लेते हैं। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी। यह अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच शक्तियों का संतुलन स्थापित करना था। द्वैध शासन प्रणाली यानी कि ड्यूल सिस्टम ऑफ कंट्रोल जो है इसी 1784 के तहत जो है ये शुरू हुआ था। कंपनी व्यापारिक कार्यों के लिए, नियंत्रण बोर्ड जो है प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। ये आप याद रखना। ये बाकी काम है ना कंपनी के व्यापारिक कार्यों, इनको भी जो है आप थोड़ा सा याद रखना। बाकी ये दिया गया है, बाकी ऑप्शन दिए गए। विनियम अधिनियम 1773 क्या कहता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद स्थापित कर दिया गया था 1773 में। कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग्स बने थे, ठीक है। चार्टर अधिनियम 1813 के कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अंत कर दिया था, लेकिन भारत को छोड़कर चीन और चाय का व्यापार अभी एकाधिकार बना रहा था। और ये कब खत्म होगा? चार्टर अधिनियम 1833, 1794, ठीक है। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है ये चाय के व्यापार को भी जो है समाप्त कर देते हैं। उसके बाद चार्टर अधिनियम 1793 आप सभी जानते हैं 20 और वर्षों के लिए बढ़ाए गए। ये 1793 पहला चार्टर अधिनियम आया था, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, और 14 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन पूर्व सचिव सूचना और प्रसारण थे जिन्हें अक्टूबर 2021 में भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? अगेन हैशटैग करंट अफेयर से क्वेश्चन है। अमित खरे को जो है ये नियुक्त किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया? 15 में बोला गया आवर्तता के संदर्भ में परमाणु त्रिज्या को मापने के लिए पिकोमीटर नामक इकाई का उपयोग किया जाता है। तो परमाणु त्रिज्या को मापने के लिए, ये याद रखना, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, साइंस से इंपॉर्टेंट है ये। जितने भी मीटर है ना नापने के लिए फिर मापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, एक क्वेश्चन मोस्टली यहाँ से पूछा जाता है। तो परमाणु त्रिज्या को मापने के लिए पिकोमीटर नामक इकाई जो है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूर।
और ये हमारे सोशल मीडिया आइकन है, तो प्लीज़ इन पर विजिट करके जो है आप यहाँ पे भी जो है हमसे एक्सेस पा सकते हैं। हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से, हमारे ऑफिशियल पेज से जो है जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी जो है हम काफ़ी अपडेट्स देते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, और 16 में बोला गया है गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 2008 में शुरू की गई थी, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे लोगों का स्वास्थ्य बीमा प्रदान, मतलब जो लोग गरीबी रेखा से नीचे थे उनको स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में बोला गया पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को किस रूप में जाना जाता है? तो ये भूपर पट्टी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये जो करोड़ है ये जो है सबसे अंतिम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बाहरी भाग यहाँ पे याद रखना, सबसे पृथ्वी का सबसे भारी भाग कौन सा हो जाएगा? तो भूपर पट्टी हो जाएगा, यानी कि ऊपरी भाग जहाँ पर हम मिट्टी वगैरह देखते हैं ना, उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये देख लेना, भूपर पट्टी पृथ्वी का सबसे भारी ठोस भाग होता है। क्रोड यह पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग है। बाह्य और आंतरिक कोड में जो है ये बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण नहीं था? तो आप सभी जानते हैं वैदिक काल के अंदर जो है वर्ण व्यवस्था जो है प्रचलित होती थी, और उस समय जो है वैश्य वर्ण होता था, ब्राह्मण होता था, समिति नहीं होता था, क्षत्रिय होता था, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समिति जैसा कोई वर्ण जो है वैदिक काल के अंदर नहीं होता था। यहाँ पे दिया भी गया है वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था 4 प्रमुख वर्ण थे। कौन कौन सा होता था? ब्राह्मण होता था। ब्राह्मण क्या होता था? ज्ञान और यज्ञ कर्म करने वाले पुरोहित शिक्षक होते थे। क्षत्रिय क्या होता था? ये शासन युद्ध और रक्षा करने वाले राजा और सैनिक होते थे। तीसरा कौन होता था? ये वैश्य होते थे। और शूद्र जो है अंतिम सबसे, इसको जो है खैर अभी मैं इन पर व्याख्या नहीं करूँगा और करने भी नहीं चाहिए, ये प्राचीन वैदिक काल की बातें हैं। अभी उस टाइम भी मैं, चलो छोड़ो इन चीज़ों को, पर बहस नहीं करते। वैश्य जो है वर्ण होता था, इसके अंदर कृषि पालने वाले लोग, पशुपालन वाले लोग या फिर व्यापार करने वाले लोग वैश्य कैटेगरी में आते थे। और शूद्र वाले जो कैटेगरी में लोग आते थे ये सेवा कार्य करने वाले होते थे। सेवा कार्य जैसे कि मतलब किसी के बच्चे की देखरेख करना, या फिर किसी के बाहर, मतलब जो जो सबसे निचला तबका होता है यार, फॉर एग्जांपल जैसे आज के टाइम में ग्रुप डी की बात करते हैं ना, उसी टाइप के कार्य करने वाले जो कैटेगरी के लोग होते थे वो शूद्र कैटेगरी में आते थे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में बोला गया मुद्रा आपूर्ति एक डैश अवधारणा है, स्टॉक अवधारणा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। पंचवर्षीय योजना के बारे में बहुत बार बता चुका हूं। पंचवर्षीय योजना के पीछे है हरोड डोमर मॉडल मुख्य विचार था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कुल पंचवर्षीय योजना कितनी आई हैं? 12। पहली कब आई थी? 1951 से 56। अंतिम कब आई है? 2012 से 17। और क्या याद रख सकते हैं? इसको लागू करने का काम किसका था? योजना आयोग का। कब स्थापित किया गया था? 1950 में, लेकिन अब इसको डिसॉल्व कर दिया गया है। इसके स्थान पर किसकी स्थापना की गई है? नीति आयोग की। इसकी स्थापना कब की गई है नीति आयोग की? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया भारतीय संविधान के भाग 4A को भारतीय संविधान में 42वें संविधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन था 1976, ठीक है। इसमें जोड़ा गया था 4A को, ठीक है। संविधान के बाहर भाग 4A में जोड़ा गया था, ठीक है। 42वां कहाँ गया? 42वां ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है। अच्छा, मुझे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ये जो संविधान का भाग 4A है ये किससे जुड़ा हुआ है? ये किससे जुड़ा हुआ है? चलिए मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डीपीएसपी। और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मौलिक कर्तव्य।
ठीक है, मौलिक कर्तव्य। बताइएगा कि जो भाग 4A है वो इन तीनों में से किससे संबंध रखता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर, और क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है 3 कवि हैं, 3 कवियों का नाम है पंपा, पोन्ना और रन्ना। ये 3 जो कवि हैं इनको डैश के 3 रत्न कहा जाता है। किसके 3 रत्न कहा जाता है? तमिल साहित्य का, तेलुगु साहित्य का, संस्कृत साहित्य का, या फिर कन्नड़ साहित्य का। तो संस्कृत साहित्य तो हो नहीं सकता भाई, नामों से ही पता लग रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कन्नड़ साहित्य के ये तीनों जो नाम लिखे गए हैं, पंपा, पोन्ना और रन्ना, तीनों ही जो है कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न कहे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेना व्याख्या में क्या कहा गया, पंपा, पोन्ना और रन्ना को कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न कहा जाता है। ट्रिक भी बनाई गई है, लो यहाँ पे पंपा, पन्ना, रन्ना की PPP, ट्रिपल P याद रखना, प्योर कन्नड़ा पोइट्स। ठीक है, ये आप याद रखना, प्योर कन्नड़ पोइट्स जो है ये 3 जो है आप याद रखेंगे। इस ट्रिक से जो है पंपा, पोन्ना और रन्ना हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, और 23 में बोला गया 1828 में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आत्मीय सभा की स्थापना भी किसने की थी? 1814 राम मोहन राय। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखें। ठीक है, स्वामी विवेकानंद आप सभी जानते हैं 12 जनवरी को इनकी याद में जो है विश्व युवा दिवस जो है बनाया जाता है। 1893 में जो है इन्होंने USA की संसद में जो है भाषण दिया था, और वहाँ पर प्रसिद्ध जो है डायलॉग बोला था, प्रिय मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये इनके द्वारा ही दिया गया था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही 1897 में की गई थी। और जो रामकिशन जो परमहंस थे वो स्वामी विवेकानंद के जो है गुरु होते थे। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करूं तो ये जो है महात्मा गांधी जी के जो है राजनीतिक गुरु होते थे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में बोला गया सड़क परिवहन और राजगार मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार विश्व में सड़क नेटवर्क के संदर्भ में भारत का रैंक कौन सा है? तो भारत का दूसरा रैंक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक अन्नवरपू रामास्वामी को 2021 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अन्नवरपू नाम के व्यक्ति थे रामास्वामी, जिनको 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे बता देता हूँ, भारत का जो उच्चतम नागरिक पुरस्कार है वो कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न। भारत रत्न और पद्म विभूषण। तो भारत का जो प्रथम सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो कौन सा हो जाएगा? वो भारत रत्न हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा? दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण हो जाएगा। और इन दोनों की शुरुआत कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को जो है इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे आज डिस्कस किए। नीचे ऑफिशियल आंसर भी जो है आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ बस आपको मेरे लिए सिर्फ इतना सा मोटिवेशन करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, अब 20 दिन और आपको मिल गए हैं, तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। और अगर कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है इस वीडियो सीरीज के रिगार्डिंग, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, या फिर नेक्स्ट 20 दिन में जो है SSC CGL के लिए, GK GS के लिए क्या कुछ और नया करवाया जा सकता है, वो भी जो है आप सजेशन कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, उसी रिगार्डिंग जो है हम आगे नेक्स्ट जो है कदम आपका उठाएंगे। ठीक है, तो बस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। क्यों ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना? क्योंकि हमारी जितने भी इंपॉर्टेंट्स नोटिफिकेशन है, अपडेट्स हैं, PYQ सीरीज के जो PDF होती हैं, वो सारी हम जो है टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ये टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।